मार्च 2021 दुनिया के सबसे बिजी मेरी टाइम रूट पर एक डेडलॉक। एक 400 मीटर लंबा कंटेनर शिप एवर गिवन सुएज कैनाल के बीचों बीच फंस गया। सिर्फ एक शिप ने 6 दिन तक पूरी दुनिया के ट्रेड को रोक दिया। 369 शिप्स कैनाल से गुजरने के लिए लाइन में खड़ी थीं, जहां तकरीबन 9.6 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड का माल अटका हुआ था। ये वाकया सिर्फ एक ट्रैफिक जैम नहीं था, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमजोरी और सुएज कैनाल की अहमियत को दुनिया के सामने ले आया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैनाल क्यों बनाई गई, किस तरह एक विजन रियलिटी में बना और क्यों दुनिया की 12% ट्रेड इस पर डिपेंड करती है? चलिए जानते हैं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत से भरपूर सुएज कैनाल के बनने से अब तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोवेब। इजिप्ट में वाक़ई ये सुएज कैनाल 193 किलोमीटर लंबा मैन मेड कैनाल है। ये एशिया और यूरोप के दरमियान सबसे तेज़ और सीधा मैरीटाइम रास्ता है। 12% ग्लोबल ट्रेड इस कैनाल के ज़रिए होती है, जबकि 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक और हर साल 1 ट्रिलियन USD डॉलर से ज़्यादा की तिजारत होती है। 2020 में 19,000 शिप्स ने इस रूट का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब हर दिन तकरीबन 50 शिप्स उस साल यहाँ से गुजरी, जिनका माल 3 से 9 बिलियन डॉलर्स के बीच था। सुएज कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक 2019 में कैनाल के ज़रिए 1 बिलियन टन से ज़्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट की गई, जो पैनामा कैनाल से 4 गुना ज़्यादा है। सुएज कैनाल की टूल फीस शिप के टाइप के हिसाब से लगभग 4 लाख से लेकर 7 लाख डॉलर्स तक है। लेकिन सुएज कैनाल को आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों शिप्स इतना भारी टूल टैक्स अदा करके भी सुएज कैनाल से गुजरती हैं? इसका सीधा साधा जवाब है ट्रेड और शिपिंग को आसान बनाना। जब सुएज कैनाल नहीं था तो यूरोप को एशिया और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को डायरेक्टली जोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से शिप्स को अफ्रीका का पूरा सफ़र तय करके केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाना पड़ता था, जो लगभग 20,900 किलोमीटर का रास्ता और 24 दिन का सफ़र बनता है। लेकिन सुएज कैनाल से ये सफ़र सिर्फ 12,000 किलोमीटर का और तकरीबन 14 दिन में मुकम्मल हो जाता है, जो सफ़र को 43% तक कम कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा वक्त और रिसोर्सेज का बचाव होता है। सुएज कैनाल ने यूरोप और एशिया के दरमियान एक डायरेक्ट मैरीटाइम रूट फराहम किया, जिससे ट्रेड को आसानी और तेज़ी से किया जा सकता है। वैसे तो सुएज कैनाल को कई सदियों पहले बनाने का अमल शुरू हुआ था, जैसे कि कदीम मिस्री दौर 1850 BCE से लेकर रोमन एम्पायर्स, अर्ली अरब दौर, नेपोलियन और फिर फाइनली मॉडर्न फ्रेंच दौर तक। लेकिन 1830 में एक बड़े कैनाल का आइडिया, जो 2 समुद्रों मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान डायरेक्ट रास्ता फराहम करे, डिस्कस किया। ये आइडिया फ्रेंच एक्सप्लोरर और इंजीनियर लाइनेंट डी बेलफोंट्स ने दिया, जो इजिप्ट के बड़े स्पेशलिस्ट थे। पिछले दौर के लोगों को ये यकीन था कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के पानी के लेवल्स में काफ़ी फ़र्क है। J.M. लेपेर, जो नेपोलियन बोनापार्ट का चीफ लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियर था, ने यह हिसाब लगाया कि रेड सी का लेवल मेडिटेरेनियन सी के लेवल से 10 मीटर ज़्यादा है और ये फ़र्क प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग पर असर डाल सकता है। लेकिन बेलफोंट्स ने इस्तिमस ऑफ सुएज का सर्वे किया और ये तस्दीक की कि पॉपुलर बिलीफ के बरक्स मेडिटेरेनियन सी और रेड सी का लेवल एक दूसरे के तकरीबन बराबर है। इसका मतलब था कि बिना लॉक्स के कैनाल बनाया जा सकता है, जो कंस्ट्रक्शन को काफ़ी आसान बनाता है। 1850 तक मोहम्मद सईद पाशा, जो उस वक्त इजिप्ट का निगरान था, ने फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनेंड दी लेसेप्स को कैनाल बनाने के लिए एक कंपनी तैयार करने की परमिशन दी। ये कंपनी बाद में सुएज कैनाल कंपनी के नाम से मशहूर हुई और उसे कैनाल और उसके इर्द गिर्द के इलाके की ज़मीन 99 ईयर्स के लिए लीज पर दी गई। लेसेप्स ने सुएज कैनाल बनाने के लिए एक इंटरनेशनल कमीशन बनाई, जो 7 मुल्कों के 13 एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल थी, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट एलोइस नेग्रेली, जो एक मशहूर सिविल इंजीनियर थे। नेग्रेली ने बेलफोंट्स के काम को आगे बढ़ाया और रीजन की सर्वे की बुनियाद पर सुएज कैनाल के आर्किटेक्चरल प्लान्स डेवलप करने में अहम किरदार अदा किया। कंस्ट्रक्शन का काम 1859 की शुरुआत में नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट सईद से शुरू हुआ
اور لگ بھگ 1.5 ملین لیبرز اس پروجیکٹ میں شامل ہوئی۔ سوئس کینال کی کنسٹرکشن کے دوران شروع میں لیبر سے کھدائی کروائی گئی، جو کہ بہت ہی مشکل اور چیلنجنگ ٹاسک تھا، جن میں سے بہت سے لوگ سلیو لیبرز یعنی غلام تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تب کولیرا اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں مزدور اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن بعد میں یورپین ورکرز نے ڈریجرز اور اسٹیم شاورز کا استعمال شروع کیا۔ جب یہ سمجھ آیا کہ ڈریجنگ ڈرائی ایکسکیویشن کے مقابلے میں سستی اور تیز ہوتی ہے، تو ان ایریاز کو جہاں کھدائی مشکل تھی آرٹیفیشلی پانی سے بھر دیا گیا۔ اس طرح وہ علاقے ٹیمپرری تالاب کی طرح بن گئے، اور وہاں ڈریجنگ مشینز نے پانی کے نیچے کا مواد ہٹا کر کینال بنایا۔ صرف کچھ اسپیسیفک ایریاز جہاں پتھر ملتا تھا مینوئل یا میکینیکل ٹول سے کام کیا گیا، لیکن زیادہ تر کنسٹرکشن سینڈ اور ایلوویم پر بیسڈ تھی، جو اس ٹیکنیک سے آسانی سے نکل گئی۔ اس وقت کے سیاسی حالات بھی کنسٹرکشن پر برا اثر ڈال رہے تھے۔ ایجپٹ پر تب برٹن اور فرانس کا راج تھا، اور ان کے خلاف کئی بغاوت ہو رہی تھی۔ ان سیاسی مشکلات اور اس وقت کے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز کی وجہ سے سوئس کینال بنانے کا ٹوٹل خرچہ $100 ملین تک پہنچ گیا، جو کہ اصل ایسٹیمیٹ کا ڈبل تھا۔ بالآخر اگست 1869 میں واٹر وے مکمل ہوا، اور 17 نومبر کو ایک بڑی اور شاندار دعوت کے ساتھ رسمی طور پر سوئس کینال کھولا گیا۔ سوئس کینال دنیا کی گلوبل انرجی اور کموڈٹی ٹرانسپورٹ میں سینٹرل رول پلے کرتی ہے، جہاں سے ہر دن لگ بھگ 1 ملین بیرلز آئل اور 8% لیکویفائڈ نیچرل گیس گزرتی ہے۔ 2019 میں یہاں سے 53.5 ملین ٹنز اورز اور میٹلز اور 35.4 ملین ٹنز کوئلہ بھی ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ جیسے جیسے گلوبل ٹریڈ بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے میری ٹائم ٹریفک بھی بڑھ رہی ہے۔ کنٹینر شپس جو سوئس کینال کا 28% ٹریفک بناتی ہے کی کیپیسٹی پچھلے 25 سالوں میں 4 گنا بڑھ گئی ہے، جو اب 2,20,000 ٹنز تک پہنچ گئی ہے۔ اتنی بڑی شپس کو ایکوموڈیٹ کرنا انفراسٹرکچر کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، پھر بھی کینال نے اچھی پرفارمنس دکھائی۔ 2022 میں ٹرانزٹ فیس سے $8 بلین کا ریونیو جنریٹ ہوا، اور 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے فسکل ایئر میں آمدنی $9.4 بلین تک پہنچ گئی۔ لیکن ریڈ سی کی سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے 2023 اور 24 میں ریونیو گر کر $7.2 بلین ہو گیا، جب یمن کے ہوتھی ریبلز کے اٹیکس نے شپنگ روٹ کو ڈسرپٹ کیا، اور اس وجہ سے صرف 20,148 شپس کینال سے گزری، جو کہ پچھلے سال کے 25,887 شپس سے کم ہے۔ روزانہ صرف 22 سے 24 شپس ہی گزری، جو پہلے سے کم ہے۔ سوئس کینال صرف ایک راستہ نہیں بلکہ گلوبل اکانومی کا ایک اہم پہلو ہے، جہاں ہر منٹ کی رکاوٹ کروڑوں ڈالرز کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔